हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बंशीधर चौधरी एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर वैद्युति की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हमें उसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज अपना टॉपिक चल रहा है। आवेश हमने पढ़ा, आवेश की खोज के बारे में पूछा तो आवेश की खोज किसने की? वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। इसने काफ़ी प्रयोग करके बताए, तो उसके आधार पे अपने पास वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन आया। फ्रैंकलिन ने क्या बताया? उन्होंने आवेश के दो प्रकार बताए। तो उन्होंने कहा कि आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का होता है। साथ में ही समान आवेशों में प्रतिकर्षण, असमान में क्या होता है? आकर्षण होता है। फिर आवेश के अपने पास में प्रॉपर्टी और चार्ज हम इसमें पढ़े। तो आवेश की योज्यता, योज्यता का मतलब अपने पास आवेश क्या है कि योगात्मक राशि है, अर्थात किसी निकाय की का कुल आवेश क्या होता है? नियत होता है। जैसे किसी कक्षा में एक बार अपने पास में 50 स्टूडेंट हो गए तो उस निकाय, उस कक्षा के 50 स्टूडेंट हमेशा फिक्स रहेंगे। मैं 12th एक के में 50 स्टूडेंट हैं तो उसमें हो सकता है वो आगे पीछे अपनी सीट चेंज कर लेंगे। हो सकता है उसमें एक साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्टूडेंट बैठ जाएंगे, लेकिन उस पूरी कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं? 50। उसी प्रकार से एक बंद निकाय में आवेश क्या होता है? निश्चित होता है। फिर है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन हमने पढ़ा कि बिना स्पर्श के ही, बिना टचिंग वाला फोर्स है ये, बिना स्पर्श के ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। आवेश के मात्रक हमने पढ़े। मोस्टली आवेश का मात्रक जो होता है आपका एसआई पद्धति में कूलाम होता है, एमकेएस पद्धति में एम्पियर इनटू सेकंड होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्ट्रेट कूलाम होता है, या ईएसयू कह सकते हैं या फ्रैंकलिन कह सकते हैं। जो सबसे छोटा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराड नहीं होता है, ध्यान रखना, फैराड धारिता का मात्रक होता है। कहीं आपके मन में फैराड रख लो, फैराड और फैराडे में डिफरेंट होता है, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फैराड भी। तो ये आवेश के मात्रक थे। फिर आवेश संरक्षण के नियम की बात की जाए तो आवेश क्या है? एक संरक्षित राशि, इसको ना तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते। बहुत सारे प्रयोग करके आपने देखा होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ही प्रयोग हमने इलेक्ट्रॉन या चार्ज को परिवर्तित किया था। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स आदान प्रदान। आदान प्रदान बोले तो लेन देन। अब लेन देन किस प्रकार से कर सकते हैं? डेली लाइफ से जुड़िएगा। डेली लाइफ में हम देखते हैं लेन देन जब करते हैं तब हमें या तो 1 रुपया किसी से लेंगे उधार, या उसे 1 रुपया उधार में देंगे, या फिर उससे 2 रुपये लेंगे, 100 लेंगे, 1000 लेंगे। लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं लेंगे कि 1 रुपये 50 पैसे दे दूँ, 1 रुपये 25 पैसे दे दूँ। मेरे को भाई 10,000 50 पैसे चाहिए। मेरे को कितने चाहिए? 10,000 50 पैसे। ये कभी नहीं चाहिए होते हैं। अर्थात किस में होगा? अपने पास में। यहाँ से क्या दिखता है अपने को? पूर्ण गुणज में। किस में? पूर्ण गुणज में। और यहाँ आने और जाने का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यदि किसी बॉडी की बात की जाए, किसी परमाणु की बात की जाए, तो उस परमाणु में जो आने जाने का काम करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। ये तो क्या हैं? विद्यार्थी हैं। ये कौन हैं? गुरुजी हैं। गुरुजी कभी आ जाते हैं क्लास में, कभी क्लास से चले जाते हैं, लेकिन ये कक्षा में फिक्स होते हैं। तो अपने नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी आदान प्रदान नहीं होता है। आने जाने का कार्य कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। किसी चार्ज को अपने को डिफाइन करना है तो किससे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। अर्थात यदि इस बॉडी से कोई जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में चार्ज जाने वाला है। अर्थात होता क्या है अपने पास में? Q = प्लस माइनस का Ne होता है। इसे लगा लेना MTR, मैं तुझे रटूंगा। क्योंकि
फिजिक्स का फर्तम न्यूमेरिकल जो आएगा वो कहाँ से आएगा, क्यू बराबर प्लस माइनस एन से 2016, 2017, 2018, 2012 और 2014 सीक्रेट हिस्ट्री के हाफ ईयरली के 5 साल के पेपर देखना। हाफ ईयरली एग्जाम में सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आवेश के क्वांटमीकरण से आएगा, जो अभी आपके नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ वो वाला क्वेश्चन भी। प्रत्येक एवरेज कंपटीशन लगता है जहाँ यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन आता है तो वहाँ से किससे आता है, आवेश के क्वांटमीकरण से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन आने वाला है। जहाँ कौन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। क्यू बराबर क्या है, आवेश, एन बराबर क्या है, नंबर 1 2 3 4, बंद करो ये कोरोना का अत्याचार जो बच्चों पे आ रहा है। फिर बात आती है अपने पास में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, ये बात अपने समझ में आती है। यदि किसी वस्तु से हम आवेश लेंगे तो कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश लेंगे या इतना आवेश देंगे इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणों से भी। अब क्वेश्चन आता है सर पूर्ण गुण में ऐसे नहीं ले सकते क्या हम, ±2/3 इलेक्ट्रॉन, ±1/2 इलेक्ट्रॉन, ±3/4 इलेक्ट्रॉन। सर ऐसे नहीं ले सकते क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ये अफोर्ड नहीं हुआ है। सन 1994 में इसकी खोज कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इसे कंसिडर नहीं किया जाता है, तो ये अपने कोई काम की चीज़ नहीं है। फिर भी इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। बेटा इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का यदि कोई आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्वांटमीकरण नहीं कहते हैं, उन्हें क्वार्क कहते हैं। बेटा उन्हें क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। और ये क्वार्क हायर लेवल एग्जाम जब आप पीजी करने वाले होंगे तब आपके बारे में क्वार्क के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत कुछ चलेगा। वर्तमान में कुछ भी नहीं आएगा, जो सिर्फ मैथ के स्टूडेंट के काम में आने वाली बात है, बायोलॉजी के तो आएगा भी नहीं, क्योंकि जैसे ही 12th पास करते हैं बायोलॉजी वाले फिजिक्स से बहुत बड़ा छुटकारा पा लेते हैं, ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। जैसे संस्कृत से 10th में छुटकारा पाते हैं, वैसे बायोलॉजी वाले 12th में फिजिक्स से छुटकारा पा लेते हैं। तो यहाँ जो अपने पास में बात होती है किसकी, क्वार्क की बात होगी। तो क्वार्क में जो क्वार्क दो प्रकार के होंगे, एक होता है अप क्वार्क और दूसरा होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की बात की जाए तो आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन में अपने पास में पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आते हैं तो नेगेटिव। अप यानी ऊपर वाला कौन सा, पॉजिटिव में यदि आपको ऐसे मिले किस प्रकार का मिलेगा तो ये वाले कौन से हैं, अप क्वार्क हैं। और यदि आपको नेगेटिव में मिले, पॉजिटिव नहीं मिले, ओनली ऐसे मिल जाए तो ये वाले कौन से हैं, डाउन क्वार्क। ये क्वार्क की बात थी जो स्पेशल नोट लगा के आपको नोट करना है, जो अलग से बात है, विशेष अपने सिलेबस से संबंधित इसका कोई विशेष वैल्यू नहीं है। आते हैं वापस अपने पास में किसके ऊपर, क्वांटमीकरण पे, आदान प्रदान पे। अब देखिएगा किस प्रकार से एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर आवेश का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे दो बॉडी मैंने ली है, दोनों में दो अपने पास में नाभिक तो है, बॉडी है तो सिंपल सी बात है, परमाणु है तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसे होंगे, नाभिक के अंदर होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इसके बाह्य कक्षा में तैर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे, जो इसकी बाह्य कक्षा में इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, जो एक दुर्बल बंध से बंधे रहते हैं। किससे बंधे रहते हैं, दुर्बल आबंध से अपने पास में बंधे हैं। अब क्या करते हैं, मैं इन दोनों को घर्षण करवाता हूँ। जैसे ही घर्षण करवाता हूँ तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, दूसरी बॉडी पे, बॉडी ए और ए वाली बी। कुछ तो एक्सचेंज होगा इनमें। एक्सचेंज कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन या तो इस पे जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, वो डिपेंड करेगा उन वस्तुओं पे। तो यहाँ पे यहाँ से इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब अपने को पता था इन दोनों पे चार्ज जैसा था, वो मैं कहता हूँ
4 पॉजिटिव में था, 4 कूलम नेगेटिव में चार्ज था, दोनों पे सेम सेम चार्ज था, इसलिए दोनों क्या थे, उदासीन थे। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठ के किस पे चले जाते हैं, इस पे गए। 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे, नेगेटिव तो हो गए 6, पॉजिटिव कितने बचे, 4। यहाँ पे पॉजिटिव हो गए 4 और नेगेटिव कितने बचे, 2। किसी कक्षा में यदि 50 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें 45 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ हैं, तो हम उसे गर्ल्स की कक्षा अर्थात लड़कियों की कक्षा ही कहेंगे, कभी ऐसा नहीं कहेंगे लड़कों की कक्षा। इसके विपरीत आ जाए, यदि उसी कक्षा में 5 अपने गर्ल्स हों और 45 क्या हो, लड़के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लड़कों की कक्षा। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये धनात्मक हो गया। कौन सा, कैसा हो गया ये, धनात्मक। और ये कैसा हो गया, ऋणात्मक। इस पे चार्ज कैसा है, धन, और इस पे ऋण। कोई देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, फिक्स है अपने पास में। अब ये गया, क्या ये स्पीड पे डिपेंड करता है, क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो हाँ बिल्कुल सर, हमने पढ़ा है 1/2 mv², के ई काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, सर हमने 11th क्लास में पढ़ी है। 11th में नहीं पढ़ी तो हम सर 10th में पढ़ी है। 10th 11th दोनों में नहीं पढ़ी होंगी, कई नए बच्चे हैं उनके प्रॉब्लम होगी, बेटा उनको 12th में पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से। 12th में भी आएगी अपने पास में, बार बार आएगी। मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसके बारे में बात की जाए तो के E यदि यहाँ पे मैं कहता हूँ इसके मास को क्या रख लेता हूँ, कांस्टेंट रख लेता हूँ। 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यदि हटाता हूँ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है अपने को, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो उसका वेग भी बढ़ेगा, या उसका वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। यहाँ से मैं इसका वेग बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे वेग बढ़ाऊँगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इधर भी बात करेंगे तो इसी प्रकार से वेग बढ़ाएंगे तो किसका बढ़ाएंगे, गतिज ऊर्जा का। पहले से कम रखा हमने, ये दुर्बल बंध से बंधा हुआ है। अब ये बाह्य कक्षाओं में जाता, ऊपरी कक्षाओं में जाता है, उच्च कक्षा में जाएगा तो ये आबंध जो है, ये बॉन्ड जो बना हुआ है, ये धीरे 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 और क्या होगा, दुर्बल होता जाएगा और अंत में कक्षा छोड़ के इलेक्ट्रॉन किसी पास वाले के पास चला जाएगा। यहाँ से किसमें, इसमें, या इसके वाला किसमें आ जाएगा, इसमें। ऐसा प्रयोग हमने बचपन में किया होगा, आपने बहुत बार देखा होगा। किसी रस्सी या धागे के आपने, मैं कहता हूँ, मार्कर बांध लिया या आपने पत्थर बांध के उसको स्पीड से घुमाया होगा। धीरे धीरे घुमा रहे होते हैं तो वह अपने एक कक्षा में घूमता है, फिर बड़ी स्पीड से भगाते हैं, घुमाते हैं तो ऐसा लगता है उस धागे को, अपने अंगुली को खिंचाव आता है। और अंत में यदि आपका वो रस्सी धागा दुर्बल है तो वह टूट के पत्थर दूर चला जाता है। बहुत बार ऐसे घुमा घुमा के आपने पत्थर फेंके होंगे बचपन में। तो यहाँ यदि ऐसा प्रयोग हम नहीं किया तो आज भी कर सकते हैं घर पे। तो अपने को लगेगा एक अपने पास में कच्चा सा धागा बांध के हम उसको घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे तो घूमता रहेगा, स्पीड से घुमाएंगे उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो यही स्थिति यहाँ पे है कि जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आबंध तोड़ के दूसरे में चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इसका आदान प्रदान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये अपने पास में आवेश का क्वांटीकरण था। इसकी परिभाषा अभी डेफिनेशन हम यदि तैयार करेंगे तो क्या आएगी, जब कोई वस्तु आवेश का आदान प्रदान करती है तो वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में करती है। जब कोई वस्तु आवेश का आदान प्रदान करती है तो वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में करती है। अर्थात जैसे जैसे हमें घर्षण करवाने का स्पीड बढ़ाएंगे तो आदान प्रदान ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा हम धीरे धीरे हाथ घर्षित फ्रिक्शन करते हैं तो यहाँ पे ये थोड़े से गर्म होते हैं, ऊर्जा का मान कम होता है। लेकिन बड़ी स्पीड से करेंगे तो इन पर ऊर्जा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाएंगे।
मतलब किसका? गतिज ऊर्जा। आप जैसे गति बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो यही स्थिति यहाँ जनरेट होती है और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आदान प्रदान आ गया आवेश का क्वांटमीकरण। जब कोई वस्तु आवेश का आदान प्रदान करती है तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुण के रूप में करती है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है ये भी हमने पा लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। पहली स्थिति में ले लेता हूँ, यदि n इक्वस टू क्या हो, 1 हो, तो क्या था अपने पास Q बराबर प्लस माइनस का n e है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q इक्वस टू प्लस से माइनस का e हो जाएगा। ये होती है बेटा आवेश की न्यूनतम विनिमय दर। न्यूनतम विनिमय दर होती है मिनिमम कितना आवेश। अब इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या तो ये लेगा या देगा। क्वेश्चन आता है, क्या सर यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो उसके द्रव्यमान पे फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कम होता है लेकिन होता तो है। जैसे मैं कहूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसका मान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की बात की तो 1.6 इंटू 10⁻27 kg। 6-7 ले लेते हैं। समथिंग इतना ही मान होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान हमने देखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इस पे आवेश होता है, इस पे आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, सॉरी। लेकिन देखिएगा ये न्यूट्रल है लेकिन ऐसा नहीं है इसमें द्रव्यमान नहीं है, मास इसमें भी है। किसमें है? अपने पास में मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तुलनात्मक रूप से यदि दोनों में देखा जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। क्या फ़र्क होता है? 1.672 इंटू 10⁻27, यह होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। इतना सा मान है। चिन्ह ऐसा को के तो ज़्यादा और के कम, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, समथिंग इसके इक्वल मानते हैं। क्योंकि कंसिडर किया है हमने यहाँ आपके सिग्निफिकेंट नंबर आपने पढ़े होंगे सार्थक अंकों में, तो हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, पॉइंट के आगे डेसिमल के आगे 2 ही अंक करते हैं। तो 2 में दोनों सेम दिख रहे हैं तो हम क्या कह देंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, बहुतों बार ये क्वेश्चन किसमें, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मास ऑफ प्रोटॉन व मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या संबंध होता है। मास ऑफ प्रोटॉन व मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या संबंध होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1836.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं ये पॉइंट, जैसे जैसे हम दशमलव के आगे की जो संख्या है वो लेते हैं तो इसका मान थोड़ा और भी चेंज होता है। कई जगह इसका मान ये भी आपको मिलेगा। यदि आपको ये मिल जाता है 1837 मिल जाता है, साफ पॉइंटों में राउंड ऑफ में मिल जाता है, तब अपने पास में क्या है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो कैलकुलेशन में जो फ़र्क होता है वो किस पे, ये दशमलव के आगे आप कितने अंक ले रहे हैं, 2 ही ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, चौथा अंक भी इसका होता है, चौथा ले रहे हैं या 5वां ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा। तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत कम फ़र्क है यहाँ पे। इसलिए याद रखना ये संबंध आपको मिलेगा भी नहीं, कोई नहीं बताएगा, बुक में भी नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है। आप कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों के मान करेंगे, फिर उनमें एक दूसरे में अपने पास में भाग देंगे, फिर निकाल के देखोगे आप। इतना कार्य करेंगे डायरेक्टली अपने को याद रख लेंगे, याद रह भी जाएगा कि 1836.6 या 36.1 या 1837 इनमें से कुछ भी मिल जाए। कई बार 1836 भी मिल जाए, हाँ ये कभी नहीं होगा, दोनों आपको साथ मिलेंगे। इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा तो अपने पास में कोई दिक्कत नहीं, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली देख लेंगे सही।
इन दोनों के मास में संबंध। तो हम बात कर रहे थे कि क्या सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर गया तो द्रव्यमान में फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल बड़ा फर्क। यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना क्या लेके जाएंगे? द्रव्यमान। 50 इलेक्ट्रॉन गए तो 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना द्रव्यमान लेके चले गए। 100 जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये द्रव्यमान तो लेके जा रहे हैं। अर्थात कोई भी वस्तु से अपने पास में चार्ज उस पर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उस वस्तु पे द्रव्यमान में जरूर अंतर होगा, जिसे हम आगे चल के डेल एम से प्रदर्शित करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में भी इसको काम में लेंगे। तो ये आपके परिवर्तित द्रव्यमान की बात करेंगे। बात आती है क्या सर द्रव्यमान आवेश पर निर्भर करता है या आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है? यहाँ ध्यान रखना आपने कि क्या आवेश बिना द्रव्यमान के आवेश हो सकता है? क्या बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है? हाँ बिल्कुल द्रव्यमान है। अब इसमें चार्ज है, कोई गारंटी नहीं है। सर ये कंडक्टर हो तब? हाँ इसमें चार्ज है लेकिन वह उदासीन है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये इंसुलेटर हो, कंडक्टर बोले तो चालक, इंसुलेटर बोले तो अचालक, चालक और अचालक। बुक में आया भी होगा, देखा भी होगा आपने, जो एनसीईआरटी बुक, उसमें चालक और अचालक या चालक और विद्युत रोधी के नाम से दे रखा होगा, जिसके बारे में मैंने अभी तक बहुत आगे जा चुका हूँ लेकिन उसकी चर्चा नहीं की। सोच रहे होंगे सर ये चालक या चालक तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। कल छोटा सा टॉपिक करवाया था अपने पास में इंडक्शन वाला, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे उस बुक में एक पूरा 1.5 पेज दे रखा है। सर आपने तो एक लाइन भी निपटा दिया प्रेरण द्वारा आवेशन। हाँ बिल्कुल एक लाइन भी निपटा दिया बेटा, क्योंकि उसमें था ही एक लाइन का ही मैटर। वो आलतू फालतू की उलूल जुलूल जुबातें दी हुई हैं जो अपने कोई काम की नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं उनसे। आवेश चैप्टर अपने पास में स्टार्ट हुआ, आवेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आवेश आपने पढ़ना, आपने यदि एनसीईआरटी बुक पढ़ी है तो पूरी बुक में 1 से 1.5 पेज दे रखा है। 1 से 1.5 पेज में आप पूरी पे ढूंढना, वहाँ पे पूरा पेज पढ़ने के बाद भी हमें आवेश की डेफिनेशन नहीं मिलेगी भैया, आवेश की परिभाषा उसमें नहीं मिलेगी। तो आवेश की परिभाषा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी गुरुजी के पास हमें जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जो काम की चीज़ है वो आपके काम की चीज़ नहीं है। बहुत बार दुकान पे हम जाते हैं, कुछ चीज़ लाने के लिए जाते हैं, वहाँ से भैया कुरकुरे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे बेटा, लीजिए 10 रुपये का कुरकुरे आएगा अपने पास में। चलो क्या अंकल आपके पास में चिप्स भी है? हाँ बिल्कुल है, चाहिए क्या? बस ऐसे पूछ रहा था, चाहिए नहीं। क्या अंकल आपके पास में टॉफ़ी भी है? हाँ बिल्कुल है, चाहिए क्या? बस चाहिए नहीं थी सर अंकल, ऐसे ही थी, मैं पूछ लिया। तो वहाँ पे दुकान पे तो 1000 चीज़ें हैं, अपने को क्या चाहिए वहाँ से? सिर्फ वो एक कुरकुरे चाहिए था आपको। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो अपने काम की नहीं हैं, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए था? प्रेरण द्वारा आवेशन होता कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से होता है, अपने को तो वही चीज़ चाहिए थी जो हमने निकाल ली, जो चीज़ अपने से पूछने वाली। तो वही होगा घी जो निकाल लिया आपने मंथन करके। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बात कर रहे थे हम द्रव्यमान और आवेश की। यदि कोई वस्तु आवेश का आदान प्रदान करती है तो उसका द्रव्यमान चेंज होता है। अर्थात वस्तु आवेश के लिए द्रव्यमान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आवेश हमने कंसीडर किया है सबसे आवेश की छोटी राशि है, बहुत सबसे छोटी, वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का हमने द्रव्यमान बिल्कुल अभी जस्ट पढ़ा है, या सुनो। तो यहाँ पे आवेश का मतलब द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान में आवेश है ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन आपको कोई पूछा जाए, वैसे डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ऑरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या द्रव्यमान के बिना आवेश संभव है, क्या आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है? तो हम कहेंगे कि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। ये बात हो गई अपने पास में मास की और इसके क्वांटमीकरण की। अब करते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चनों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूं, जिसकी अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पहले के प्रीवियस एग्जाम में ये आपके
आया हुआ है, जिससे सबसे पहला न्यूमेरिकल बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है आपके आवेश के क्वांटमीकरण से और आदान प्रदान से। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी। देखिएगा, चूंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस का NE, जहां अपने को दे रखा है क्यू इक्वल टू क्या होता है, एक कूलाम अगले ने क्यू का मान दिया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। एन का मान, बिल्कुल एन का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा है, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से क्यू का मान 1 इक्वल टू एन इंटू 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलाम। एन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलाम अपने पास होने वाले हैं। तो ध्यान देना, 1 में 1.6 का भाग जब देंगे बार बार काम में आएगा। 12th में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी काम में आएगा। भाग देने की ज़रूरत नहीं है, अपने को याद होना चाहिए कितने बार जाता है। 0.2 अपने पास में 6 से 25 अपने पास 0.625 होगा तो क्या आएगा, n इक्वल टू 0.625। नीचे धनात्मक था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नीचे ऋणात्मक था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो n2 10 टू पावर माइनस के अब क्या हो जाएंगे, प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन, कूलाम नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक अपने को कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, या 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 हो जाएगा, या 625 इंटू 10 टू पावर 16 हो जाएगा। इतने लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे ना, तब अपने पास में कितना, एक कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। इसीलिए कल मैंने आपको आवेश के मात्रकों में कुछ अन्य मात्रक बताए थे, जिसमें आपके मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे अपने पास में आवेश उत्पन्न करने होते हैं। इतना अपने पास बड़ा करेंगे तो ध्यान रखना, यदि एक कूलाम आवेश उत्पन्न करना है तो इतने इलेक्ट्रॉनों की अपने को आवश्यकता होगी, जबकि आपके पास तो चार्ज काफ़ी होता है। तो वहाँ सोचो, कल्पना करके देखो, कितने करोड़ों अरबों खरबों मिलियन इलेक्ट्रॉन चाहिए होते होंगे हमें। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, रब करने पर, उनमें से किसी एक वस्तु पर 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 16 कूलाम आवेश उत्पन्न हो जाता है, तब वस्तु द्वारा
निकाले गए वस्तु द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉन का मान, निकाले गए इलेक्ट्रॉन का मान बताइए, निकाले गए इलेक्ट्रॉन का मान बताइए तथा उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति भी बताइए। माय डियर स्टूडेंट, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, आप क्या करेंगे, वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक के नीचे कुछ नहीं देखेंगे, अपनी ईमानदारी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर इस क्वेश्चन को हमें निकालेंगे। अपनी मर्जी से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, देखना नहीं, उसके बाद में आपको चेक करना है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, चूँकि क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस का एन ई। क्यू का मान अपने को दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। इसके बाद में आवेश क्यू का, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने को ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उस वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉन और आवेश की अपने को प्रकृति भी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे मेरे को निकालना, तो मैं कहूँगा 9.1 इंटू 10⁻⁻16 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n का मान मेरे को निकालता है, n इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 9.1 1.6 पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया, 16 पंजे 80, 16,696। तो यहाँ पे अपने पास में इसका तो चलो जो मान आ गया, आपने कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 3 आ जाएगा, ये वाला तो चल गया। लेकिन ये अपने पास में मान जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, पॉइंटों में, 5 पॉइंट कुछ भी। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पे इस प्रकार से कोई आलतू फालतू उलूल जुलूल किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉन वस्तु ना तो लेगी ना देगी। यदि इलेक्ट्रॉन लेगी तो क्या लेगी, पूरे इलेक्ट्रॉन लेगी या फिर पूरे इलेक्ट्रॉन देगी पूर्ण गुणज में। ये मान पूर्ण गुणज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, गलत। इसीलिए दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन गलत। हम कह सकते हैं, टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यदि आपके आ जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा आएगा नहीं, फिर भी कभी यदि आ जाए गलती से, तो आप मान निकाल के उसके नीचे लिख के आएंगे, इस वस्तु द्वारा त्यागी गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन का मान दशमलव में है, जो कि आवेश के क्वांटमीकरण में सही नहीं होता है। अर्थात जब कोई वस्तु आवेश का आदान प्रदान करती है तो वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में करती है। अतः यह आपका क्वेश्चन क्या है, गलत। ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत। तो अपने पास में सही करते हैं, क्योंकि तो मैंने गलत करके मैंने तो दिखाना था आपको। सही करेंगे तो मैंने क्या ले लिया, 9.6 लेते ही अपना काम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ये लो 9.6, तो कितने बार गया, 6 बार। नीचे माइनस में थे, ऊपर भी माइनस थे, ऊपर लेके गया, माइनस वाले प्लस हुए, 10 की पावर 19 प्लस के 10 की पावर 16 किसके, माइनस के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस के कितने बचे, 3 बचे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, n इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, वस्तु से निकाले गए थे, वस्तु से निकाले गए हैं। इसका मतलब प्रकृति कैसे आएगी, पॉजिटिव। प्रकृति कैसे आएगी, पॉजिटिव प्रकृति आएगी। यदि वस्तु द्वारा ग्रहण किए जाते थे तब क्या आती,
नेगेटिव। तो यथार्थ यहाँ पे दो वस्तुएं थी, दूसरी का अगला नाम दे देता कि वस्तु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ ग्रहण का नाम आता था। प्रकृति कैसे बताते हैं हमें यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ यदि द्रव्यमान भी पूछ ले तब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है ना, द्रव्यमान विपरीत है। द्रव्यमान में क्या हुई है, कमी हुई है। द्रव्यमान में क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, गुणा कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 से, इसे गुणा करेंगे, इतनी इसके द्रव्यमान में कमी हुई है, डेल m का मान आ जाएगा, परिवर्तित द्रव्यमान का। यदि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आता तो द्रव्यमान में क्या होती, वृद्धि होती। कितनी वृद्धि होती, इतनी वृद्धि होती, जिसका मान हम कैलकुलेट करके निकाल लेते। तो ये बात थी आवेश के क्वांटमीकरण की। इस पर वैसे भाई यदि करने चलें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट है। जब ऑफलाइन क्लास होगी तो इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ मैं जैसे आपके दो क्वेश्चन हैं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, उनकी हमने चर्चा कर ली है। बाकी अपने पास में क्वांटमीकरण के आगे अब पढ़ेंगे फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में चार्ज कंप्लीट, चार्ज के अपने पास प्रॉपर्टी कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है किसके लिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के लिए। वस्तु बोले तो यहाँ वस्तु नहीं, क्या होंगे, आवेश। आवेश के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ लगने वाले फोर्स को हमें निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के लिए अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ, जो बहुत ही शानदार और आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, आपके नीट IIT एग्ज़ाम, नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम, सबकी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बारे में करेंगे चर्चा कल। आज की यदि बात की जाए, अब तक वो आवेश को मैं 1 मिनट में वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने आवेश की खोज की बात की, आवेश की खोज थेल्स ने की। आवेश की परिभाषा, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा संचरण का निर्धारण करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आवेश की परिभाषा जो अपनी इसी लैंग्वेज में है याद होती है वो करनी है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल या इनकी परिभाषा दी है, यहाँ भी हम अलग अलग परिभाषा तैयार कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कल भी जब फर्स्ट क्लास थी उसमें भी बताया था कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन पे आवेश उत्पन्न होता है। रेशम के कपड़े को मैंने रगड़ा, रेशम के कपड़े को यदि मैं रगड़ता हूँ तो वहाँ पे आवेश आ गया। रेशम के कपड़े का मूल गुण तो क्या है, कुछ और है। कपड़े को अपने को पहनना है, पोछा लगाना है और कुछ करना है, क्या उसका मूल गुण ये तोड़ना है आपको विद्युत धारा दे दे, आवेश आपको दे दे। तो वह क्या कर दिया, उसने मूल गुण को त्याग के नया गुण ग्रहण कर लिया। मैंने बताया प्रैक्टिकल दूसरा बताया था जो आपने बचपन में किया होगा कि प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के जब पीछे से उसको हम रब करते हैं, टॉवल से किसी कपड़े से मारते हैं, थोड़ी देर बाद में उसको हाथ लगाते हैं तो आपको झटका लगता है। क्या कुर्सी का काम झटका लगाना है? कुर्सी का काम तो वहाँ बैठना है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपने मूल गुण को त्यागते हैं। तो कई जगह परिभाषा ये भी बना सकते हैं कि जब वस्तु के किसी वस्तु द्वारा उसके मूल गुण को त्याग कर अन्य गुण को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। थेल्स ने कुछ परिभाषा और ही दे दी थी। थेल्स ने जो परिभाषा दी थी अपने प्रयोगों के आधार पर कहा था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो या कोई क्रिया करवाते हैं तो वो वस्तु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। उसके कारण उन पर क्या होता है, आवेश आता है। आवेश आने के कारण वस्तुएं क्या होती हैं, वैद्युतमय हो जाती हैं। तो वो थेल्स ने परिभाषा, अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूल परिभाषा अपने को अपने अकॉर्डिंग देखनी है। जब कोई वस्तु अपने पास में, वस्तु की बात करेंगे, किसी वस्तु का वह गुण जो क्या करती है, आवेश की परिभाषा कंप्लीट हो गई। फिर बात करते हैं किसके लिए, आवेश के प्रकारों के। मैंने आवेश के प्रकार अभी जब चर्चा की है, 2 प्रकार होते हैं। आवेश की योज्यता हो गई, प्रेरण द्वारा आवेश बिना स्पर्श किए हो गया, मात्रक कूलाम आ गया, स्टेट कूलाम आ गया, एम्पेयर इनटू सेकंड आ गया, परम कूलाम आ गया, एबी कूलाम आ गया, फेराडे आ गया, फ्रैंकलिन आ गया। ये सारे मात्रक हो गए अपने पास में। आवेश संरक्षण में ना उत्पन्न किया ना नष्ट किया। क्वांटमीकरण में हमने आज पढ़ा कि आदान प्रदान के बारे में बातें सीख ली। और इसका क्वांटमीकरण की खोज जो की थी पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, किसने की थी, रॉबर्ट ए मिलिकन ने।
थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद।